दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते, दिलीप मंडल की पाठशाला में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के दुनिया में आए हुए और उसके बाद लॉकडाउन भारत में जो हुआ उसके हुए लगभग अब 3 महीने होने को है और इतने ही समय से भारतीय संसद जो है वो स्थगित है और वो डेट है 23 मार्च का, जब भारतीय संसद ने तय किया कि उसके दोनों सदन अब काम नहीं करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि अगर आप देखेंगे कि दुनिया में ज़्यादातर देशों में 100 से ज़्यादा देशों में संसद इस समय किसी न किसी रूप में काम कर रही है। दुनिया भर के सांसदों की जो पार्लियामेंट्स हैं उनकी एक संस्था है इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन IPU। आप उसकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि इस समय 100 से ज़्यादा देशों में पार्लियामेंट जो है वो अपनी सीटिंग्स कर रही हैं। निश्चित रूप से वो कुछ लॉकडाउन के नॉर्म्स का पालन जरूर कर रही हैं, जैसे कि कुछ जगह पर, जैसे कनाडा की पार्लियामेंट ने अपने वर्चुअल सेशन किए। बहुत सारे पार्लियामेंट्स हैं जिन्होंने अपने मेंबर्स की संख्या रिड्यूस करके अपनी बैठकें की। कुछ देशों ने अपनी सिर्फ संसदीय कमेटियों की बैठक की। जैसे बोरिस जॉनसन जो हैं वो UK की पार्लियामेंट में सवाल पूछा जाता है और उसके जवाब देते हैं। आपको जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो कनाडा की पार्लियामेंट में सवाल पूछा जाता है और उसके जवाब देते हैं। इवन अभी नेपाल की पार्लियामेंट बैठी और उन्होंने अपने नक्शे को जिस तरह से बदल लिया वो भी इस समय सारी दुनिया ने देखा। तो जिस समय सारी दुनिया में पार्लियामेंट बैठ रही है, अपनी कार्रवाइयाँ कर रही है, उस समय भारत की पार्लियामेंट एक बहुत यूनिक तरीके से एक्ट कर रही है और अपनी तमाम कार्रवाइयों को उसने स्थगित कर दिया है। अब ये इसका भारत के लिए क्या मतलब है, आपके लिए क्या मतलब है और क्या होना चाहिए, यही इस बार की दिलीप मंडल की पाठशाला का विषय है। देखिए, पार्लियामेंट जो है वो भारत की कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है। देश की सबसे बड़ी आप पंचायत इसको कहिए कि ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है जहाँ पर विचार विमर्श के बाद इस देश का कानून बनता है। तो संसद की मुख्य रूप से भारत में 3 तरह की भूमिकाएँ हैं। पहली भूमिका उसकी है कि वो कानून बनाता है। दूसरी भूमिका है कि सरकार के एग्जीक्यूटिव के कामकाज पर वो नज़र रखता है, निगरानी करता है, सवाल पूछता है, बहस करता है। ये उसकी दूसरी भूमिका है। और तीसरी उसकी भूमिका है कि ये एक डिबेट का मौका देता है। एक तरह से जो विपक्ष है, जैसे भारत में सत्ता पक्ष को आमतौर पर सबसे अच्छी स्थितियों में भी 40% के आसपास वोट मिलते हैं। 60% जो वोट है वो दूसरे पार्टियों को मिलता है जो सत्ता में नहीं होते हैं। तो विपक्ष की आवाज़ इस सरकार के कामकाज में, शासन के कामकाज में, सत्ता में विपक्ष की कोई भूमिका हो सकती है तो वो सिर्फ संसद में होती है, जहाँ पर वो अपने सवालों को पूछता है वो और सरकार उसके जवाब देती है। तो ये जो भारत का 60%, 60% जनमत है, इसकी आवाज़ अगर सुनाई कहीं देनी है तो वो संसद ही एक मंच है जहाँ पर ये हो सकता है। अब हुआ क्या है कि जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से बहुत सारी कानूनी कार्रवाइयाँ हुई हैं। नए तरीके से कानूनों का इंटरप्रिटेशन, उसकी व्याख्या और उसको लागू किया जाना हुआ है। सरकारी राजकोष से कोई पैसा लिया जाता है, कोई पैसा निकाला जाता है तो इसकी संसद में पुष्टि होती है। लेकिन चूंकि संसद नहीं चल रही है तो इसकी पुष्टि वहाँ पर नहीं हो पा रही है। इसलिए अभी कांग्रेस के एक प्रमुख नेता गुलाम नबी आज़ाद ने ये कहा भी कि इस बीच में बहुत सारा लेजिस्लेटिव कामकाज हुआ है लेकिन पार्लियामेंट में उसकी पुष्टि नहीं हुई है। अब जो भारत का संविधान है उसका आर्टिकल 75 ब्रैकेट में उसको 375(3) जो है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत की जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मतलब कि सरकार जो कुछ करेगी कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जरिए, इसकी जवाबदेही उसको लेनी पड़ेगी संसद के सामने और वो संसद में भी लोकसभा के सामने। तो सरकार चूँकि इस बीच में बहुत सारे लेजिस्लेटिव कार्रवाइयाँ कर रही है और उसको लेकर संसद में अभी संसद के प्रति वो जवाबदेही एक तरह से नहीं निभा रही क्योंकि संसद अपनी कार्रवाइयाँ कर ही नहीं रही है। तो ये एक भारतीय जनता के सामने एक विचित्र सी स्थिति है। और इसका देखिए साइड इफ़ेक्ट क्या है। जब चूँकि संसद नहीं है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ नहीं हैं और संसद की कार्रवाई जो बजट सत्र का नियत समय था उससे काफ़ी पहले संसद ने खुद को स्थगित कर लिया, तो इसकी वजह से सारा दारोमदार, इस देश को चलाने का सारा दारोमदार एक तरह से कैबिनेट के पास, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास आ गया। उसमें भी वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास आया और उसमें भी आप देखिए, आप जानते हैं जैसे कि भारत में प्रधानमंत्री मुख्य रूप से और एक आप ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ लीजिए तो होम मिनिस्टर
उसको मुख्य रूप से इस देश को इस समय चला रहे हैं। तो इतने बड़े देश को चलाने का जो एक संवैधानिक पूरी व्यवस्था है, वो पूरी व्यवस्था रिड्यूस होकर आ गई है कि 2 व्यक्ति या बल्कि 1 व्यक्ति या ज़्यादा से ज़्यादा एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इस देश को चला रहा है। वैसे समय में जिस समय की सारे ओपिनियंस की ज़रूरत है, सारे विचार जो शासन चलाने वाले हैं उनके पास पहुंचना चाहिए, ऐसे समय में बहुत ही यूनिटरी, बहुत ही लीनियर, बहुत ही मतलब एक सपाट तरीके से इस देश में शासन चल रहा है। ये एक अच्छी स्थिति नहीं है किसी भी देश की वजह से। इसीलिए दरअसल दुनिया के ज़्यादातर देशों ने तय किया है कि वो अपनी संसद की कार्रवाई चलाएगी, संसद काम करेगी, उसके जोखिम है। और भारत ऐसे समय में, जिस समय कि आप मस्जिद, मंदिर, चर्च खोल दे रहे हैं, आप मॉल खोल रहे हैं, मार्केट खोल दे रहे हैं, उस समय ऐसी क्या मजबूरी है कि संसद की जो समितियां जिसमें आमतौर पर 30 और 40 सदस्य हो सकते हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीके से पालन करते हुए अपनी कार्रवाई क्यों नहीं चला सकती है। अभी जैसे सांसद शशि थरूर ने 18 मार्च को ये कहा भी कि हम पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये हमारी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से संसद के जो समितियां हैं वो भी अपनी बैठक नहीं कर पा रही है। तो ये इस बारे में विपक्ष की तरफ से अब लगातार डिमांड आ रही है कि संसद को अपना कामकाज करना चाहिए, संसद की कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और तमाम सांसदों को अपने विचार विमर्श करने का, बातचीत करने का मौका मिलना चाहिए। इस बीच में देखिए सांसदों के भी अधिकार क्षेत्रों में कटौती की गई। जो एमपी लैड का मामला है, जो सांसद की निधि होती है, उसको भी सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, जबकि सांसद अपने चुनाव क्षेत्र में अपनी जो लोग उनको वोट देते हैं उनके हित में कोई काम अगर इस समय करना चाहता और उस काम को ये बल्कि ज़्यादा डिफाइन कर दिया था कि ये जो संसद निधि है इसका इस्तेमाल कोरोना राहत के लिए ही होगा, तो ये शायद सही उपाय होता, इस बजाय इसके कि सारे सांसदों की सांसद निधि को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। तो ये एक तरह से संसद की सर्वोच्चता को दी गई एक तरह से चोट है, जो जाने में हुई है अनजाने में हुई है ये कहना मुश्किल है। इसको लेकर डिबेट होनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ तो बहुत तय है और शायद इसकी तैयारियां अब हो भी रही हैं, क्योंकि जुलाई में मानसून सेशन होना है और सरकार इसके ये जो उसके पीठासीन अधिकारी हैं, जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के और लोकसभा अध्यक्ष, इस बारे में बातचीत उन्होंने शुरू कर दी है कि क्या वर्चुअल सेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो इसके बारे में बातचीत हो रही है। देखिए एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि भारत में जो संसद है, साल में इसके 3 सेशन होने चाहिए और 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इस नाते सरकार कह सकती है कि अभी हमने 23 मार्च तक बजट सेशन चलाया है, तो क्या ज़रूरत है इस समय संसद का एक और सेशन करने का, क्या मतलब है। लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समय है, ये अभूतपूर्व समय है और इस समय अगर संसद बैठती, सर्वदलीय एक तरह से वो बहुत बड़ा मंच होता, उस पर चीज़ें तय होती, तो केंद्र और राज्य के बीच तालमेल में भी सुविधा होती, क्योंकि तमाम पार्टियों के लोग वहाँ होते और ये देश कोरोना संकट से बेहतर तरीके से निपट पाता। इसकी जगह एक तरह से संसद को स्थगित रखने का, संसद को मौन रखने का जो फैसला है, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है, ये वाजिब फैसला नहीं है और इस देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, शायद और ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो इस पर निश्चित रूप से सरकार को, विपक्षी दलों को और सत्ता पक्ष को विचार करना चाहिए, तमाम पीठासीन अधिकारियों को विचार करना चाहिए और कम से कम संसदीय समितियाँ बैठना शुरू करें, वर्चुअल सेशंस हों, कम सदस्यों के साथ ज़रूरत पड़े तो बहस हो, लेकिन संसद को इस देश में मौन नहीं रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, दिलीप मंडल की पाठशाला में शामिल होने के लिए।